नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये पहला आपदा मोन पोर्टेबल दुनिया का पहला हॉस्पिटल है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है और तमिलनाडु के अंतर्गत एक समुद्री शैवाल पार्क खोला जा रहा है। इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने जो एडॉप्ट हेरिटेज है उसका नया संस्करण लॉन्च किया गया, इसके बारे में जानेंगे। प्लस इंटरनेशनल विशाख क्रूज टर्मिनल विशाखापट्टनम में इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कि खोला जा रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल है, आपदा पोर्टेबल हॉस्पिटल से। यहाँ पर देखिए, आपदा पोर्टेबल हॉस्पिटल है, दुनिया का पहला है, ध्यान रखिएगा। जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब भी कहा जाता है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब भी कहा जाता है। इस अस्पताल को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। एयरलिफ्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ये भारत में खोला गया, ध्यान रखिएगा। ये 72 घंटे तक क्यूब सेवा, मतलब कि पेशेंट्स को आसानी से अपने साथ रख सकता है। इसके बाद 48 घंटे तक 200 पेशेंट्स अगर घायल हैं तो उनको ये सहायता प्रदान कर सकता है। इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी है। इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत डेवलप किया जा रहा है स्वदेशी रूप से। इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर्स भी है, मिनी आईसीयू भी है, उसके साथ वेंटिलेटर भी है, प्लस ब्लड टेस्ट का भी मशीन है, एक्सरे मशीन है, कुकिंग स्टेशन भी है, भोजन पानी और आश्रय बिजली जनरेटर भी इसमें है। आरोग्य मैत्री परियोजना का एक पार्ट के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य, जो आरोग्य मैत्री परियोजना है, इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा को आपूर्ति करना, किसी भी विकासशील देश को आपूर्ति करना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। बारिश हो रही है आज बहुत तेज। केंद्र ने राज्यों को लॉजिस्टिक नीतियां अपनाने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्य से व्यापार में आसानी और भी व्यापार को आसान बनाने के लिए कहा है कि आप लॉजिस्टिक पॉलिसी को अपनाइए और उसके साथ जो पीएम गतिशील पहल है उसके साथ जुड़ जाइए, ये केंद्र सरकार ने कहा है। तो आइए दोनों के बारे में जानेंगे। पहले लॉजिस्टिक सेवा के बारे में जानते हैं। अगर हम किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो इस सामान को खरीदने ले जाने में जो कागजी कार्रवाई होती है, जो परिवहन लागत लगती है, जो परिवहन लगता है, उन सब सारे चीज़ों में जो खर्च आता है उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी लॉजिस्टिक लागत। तो इस नीतियों को अपनाने के लिए भारत सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया है कि आप अपनाइए, ताकि लॉजिस्टिक जो लागत है कम से कम आए, ताकि अधिक से अधिक देश आकर इन्वेस्टमेंट करें इंडिया के अंदर। वहीं विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 139 यानी 139 देशों में भारत का स्थान 38वां है। भारत का स्थान किस स्थान पर है? 38वें स्थान पर है। वहीं 2018 की बात करें तो 2018 में भारत का स्थान 44वां था। विभिन्न राज्यों में अगर लॉजिस्टिक सुगमता की बात करें, भारत के विभिन्न राज्यों में अगर लॉजिस्टिक सुगमता की बात करें तो 2021 के सूचकांक के अनुसार गुजरात शीर्ष स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, गुजरात नंबर 1 स्थान पे है लॉजिस्टिक सुविधा प्रोवाइड्स कराने में। और वहीं लॉजिस्टिक क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की, यानी कि जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर से उसकी पार्टिसिपेंट हिस्सेदारी की बात करें तो 90% है। जो असंगठित क्षेत्र है लॉजिस्टिक सेक्टर में, उसकी हिस्सेदारी 90% है। भारत में लॉजिस्टिक लागत कितनी आती है? लगभग 13 से 14% तक आती है, जबकि अन्य विकसित जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर कितनी आती है? 8% सिर्फ लागत आती थी। यानी भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है अभी भी अधिक है। अब भारत का जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है काफ़ी खंडित और जटिल भी है। 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रोवाइड्स करता है लॉजिस्टिक सेक्टर से। इसमें 5 वर्षों में संभावना है कि अगले 5 वर्षों में इसमें 10% और भी रोजगार की वृद्धि हो सकती है। लॉजिस्टिक भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ भी है। वहीं पीएम गति शक्ति के बारे में जानेंगे। पीएम गति शक्ति यही है कि जो समग्र रूप से बुनियादी ढांचा है उसे विकसित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है कि और भी आसानी हो व्यापार करने में। और उसके लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है 2021 में। 2021 में जो प्लान तैयार किया गया है, इस प्लान के अनुसार इसमें 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करना है। 100 लाख रुपये खर्च करना है, जिसका लक्ष्य है कि अगले 4 वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति प्रदान करना और उसे पावर देना, यानी शक्ति सुनिश्चित करना। ये सब रखा गया है लॉजिस्टिक सेक्टर्स के बारे में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एडॉप्ट हेरिटेज।
हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक भारतीय विरासत ऐप के साथ ई अनुमति पोर्टल के साथ भारतीय विरासत ऐप के साथ ई अनुमति पोर्टल के साथ एक एडॉप्ट हेरिटेज कार्यक्रम का एक नया संस्करण लॉन्च किया है, जिसे एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के नाम से जाना जा रहा है। इसमें क्या सुविधाएं प्रोवाइड्स की जा रही है, ध्यान रखिएगा। इसे कार्यक्रम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका अपडेट किया गया है कि जो कारपोरेट्स यानी कि जो कंपनियां हैं, वो कंपनी किसी भी जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारक यानी विरासत है उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करने के लिए उसका जो रख रखाव है या उसका जो संरक्षण है या उसमें और भी जो सुविधाएं हैं उसे डेवलप करने के लिए वो अपना जो सामाजिक उत्तरदायित्व फंड है। सामाजिक उत्तरदायित्व फंड क्या होता है, 3 साल में कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से 2% उन्हें जो सामाजिक उत्तरदायित्व फंड है उसमें देना होता है। तो उस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं एडॉप्टिव हेरिटेज को और भी डेवलप करने के लिए। इसमें इस कार्यक्रम को जो एडॉप्टिव हेरिटेज 2.0 इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए हैं। इसमें जो भी पार्टिसिपेट एजेंसी कर रही है उसको और भी सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके बाद साथ साथ इस अपडेट कार्यक्रम में अधिक फ्लेक्सिबल भी बनाया जा रहा है, जिससे कंपनी को संपूर्ण स्मारक को अपनाने और उसे पर्यटन के रूप में और भी उसे अच्छे तरीके से विकसित करने का अधिकार कंपनियों को दिया जा रहा है, यानी कारपोरेट्स को दिया जा रहा है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष प्रधानमंत्री दक्षता कुशलता संपन्न हितग्राही यानी पीएम दक्ष योजना। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2020-21 में लॉन्च किया गया था। ये केंद्र क्षेत्र की योजना क्या होती है, जिसमें सेंटर पूरी तरीके से जो इस योजना में पैसा देगा वो पूरी तरीके से केंद्र के द्वारा दिया जाएगा। इसका लक्ष्य है विशिष्ट लक्ष्य समूहों की योग्यता के स्तर, मतलब कि चाहे जो भी विशिष्ट क्षेत्र के लोग हों, अगर बिजनेसमैन हैं तो उन्हें ट्रेनिंग देकर और भी अच्छा बिजनेसमैन बनाना, यदि कोई कारीगर है तो उन्हें और भी ट्रेनिंग देकर और भी बेहतर कारीगर बनाना, ताकि उन्हें अधिक से अधिक उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। इसके लिए लॉन्च किया गया है पीएम दक्ष योजना 2020-21 में लॉन्च किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब कौन कौन शामिल है इस पीएम दक्ष योजना में। इसमें अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, गैर अधिसूचित जनजाति जिसे डी कहते हैं, सफाई कर्मचारी सहित अन्य लक्षित वर्ग है। इस पात्रता जानेंगे, इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। आयु इसमें दिया है 18 से 45 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए जो पार्टिसिपेट इसमें करेगा, जिसको इसमें लगाया जाएगा। वही अनुसूचित जाति जो सफाई कर्मचारी है और जो गैर अधिसूचित जनजाति है, इन तीनों को छूट दिया गया है। इनकी कोई आयु सीमा नहीं है, ये किसी भी आयु में ये शामिल हो सकते हैं, किसी भी आयु तक ये बने रह सकते हैं। वही जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए रखा गया है कि इसके परिवार की जो वार्षिक आय है 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वहीं जो ईबीसी है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इसके अंदर क्या मान्यता रखी गई है कि इनका जो इनकम है वार्षिक रूप से 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ये था इनकी योग्यता। इसमें प्रशिक्षण क्या क्या दिया जाएगा, इसमें अप स्किलिंग है, अल्पावधि प्रशिक्षण है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, दीर्घकालिक प्रशिक्षण, ये सब सारे ट्रेनिंग इन लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क के बारे में दिया है। सागर परिक्रमा का जो चरण 8 चल रहा है उसके तीसरे दिन मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रामनाथपुरम, उसी में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क का आधारशिला रखा गया है। तो ये कहाँ रखा गया है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। आइए समुद्री शैवाल के बारे में जानते हैं। समुद्री शैवाल होते क्या है। समुद्री शैवाल बेसिकली एक समुद्री जीव होते हैं जिसमें लाइकेन और सारी जो फाइटोप्लैंक्टन की वनस्पति वो सब इसमें शामिल होते हैं। अक्सर ये तटीय जल में ही पाए जाते हैं। इनका आकार और जो रंग है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो शैवाल है समुद्री पार्क का तमिलनाडु को दिखाई दे रहा है। इसमें समुद्री शैवाल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, उसके साथ साथ दुनिया भर में इसका विविध अनुप्रयोग किया जाता है। पार्क के बारे में और भी कुछ जानेंगे। यह रोजगार प्रोवाइड कराएगा, मूल्य वर्धित वस्तुओं का संरक्षण भी करेगा। समुद्री शैवाल खेती को भी बढ़ावा देता है,
इसमें 136 जो तटीय मछली पकड़ने वाले गांव हैं इसको शामिल किया गया है इस पार्क में। आगे बढ़ेंगे, आगे इस परिक्रमा के बारे में जानेंगे। इसका जो सागर परिक्रमा कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है टिकाऊ समुद्री संसाधन के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसे बढ़ावा देना, जो तटीय समुद्री खेती है उसको और भी बढ़ावा देना। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की बात करें तो भारत उत्पादन रैंकिंग, भारत विश्व स्तर पर जलीय कृषि के मामले में, ध्यान रखिएगा, जलीय कृषि के मामले में भारत विश्व का दूसरा नंबर पर देश है। जलीय कृषि यानी समुद्री जो खेती करता है भारत, वहीं पहले स्थान पर चाइना है। और वहीं निर्यात के रैंकिंग में भारत विश्व में निर्यात यानी मछली का निर्यात किस स्थान पर करता है? चौथा। भारत विश्व का मछली निर्यातक चौथे स्थान का देश है। और भी देखते हैं, विश्व स्तर पर जलीय कृषि के माध्यम से दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है भारत, रैंकिंग में वही है। दुनिया में जो हिस्सेदारी है इसकी 7.7% है। मछली का जो निर्यात होता है उसमें कंट्रीब्यूशन में इसका 7.7% हिस्सा है। वहीं अंतर्देशी यानी जो देसी मछली है, देसी मछली पकड़ने के मामले में या इसके उत्पादन के मामले में भारत विश्व का पहला स्थान है। ध्यान रखिएगा, देसी मछली के उत्पादन के मामले में भारत विश्व का पहला देश है। वहीं अगर समग्र मछली की बात करें, हर प्रकार की मछली उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व में तीसरा स्थान है। वहीं जलीय कृषि के बारे में बात करें तो भारत विश्व का दूसरा स्थान है। देसी मछली के उत्पादन में भारत विश्व का पहला स्थान है। समग्र मछली के उत्पादन में भारत विश्व का तीसरा स्थान है। भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है जो मछली उत्पादन संबंधित खेती है। नेक्स्ट है विजाग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के बारे में दिया है। विशाखापत्तनम, ये देखिए जो विजाग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इसका फिगर है, ये विशाखापत्तनम में स्टार्ट किया गया है। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसे उद्घाटन इसका किया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि 2000 यात्रियों से भरा किसी भी शिप को इस अपने टर्मिनल पर यह स्थान दे सकता है, उसका सुरक्षित रख रखाव कर सकता है। उसके साथ साथ 8.1 मीटर्स लंबा ड्राफ्ट वाले यात्री जहाज़ों की भी ये सुविधा प्रोवाइड्स कर सकता है। यानी कि काफ़ी इसका उद्देश्य यही है कि जो विशाखापत्तनम के बंदरगाह प्राधिकरण है उसमें बुनियादी ढांचे की सुविधाओं को और भी बढ़ाना। भारत के कुछ बंदरगाहों के बारे में बात करें तो भारत का लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा तटरेखा के साथ वैश्विक शिपिंग मार्गों में भारत की रणनीतिक स्थिति भी है। समुद्री परिवहन लागत की बात करें तो भारत का जितना भी व्यापार होता है उसमें 70% समुद्री मार्ग से होता है, यानी समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। वो जहाज को जो ब्रेक डाउन होता है, जो जहाज तोड़ी जाती है अब ब्रेक करके फिर से निर्माण किया जाता है, उसमें भारत की हिस्सेदारी 30% है। उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 30% तक है। ये था भारत में टोटल बंदरगाहों की संख्या 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 लगभग गैर प्रमुख बंदरगाह है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है सबसे प्रमुख बड़ा बंदरगाह है। और वो जो एक गुजरात में मुद्रा बंदरगाह है, मुद्रा बंदरगाह है, ये भारत का सबसे बड़ा निजी यानी प्राइवेट सेक्टर का बंदरगाह है। कुछ बंदरगाहों पर प्रमुख फोकस करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जिसे कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं, और मुद्रा बंदरगाह, फिर पोरबंदर बंदरगाह, प्लस उसके बाद वेरासल बंदरगाह, भावनगर बंदरगाह, भारूच बंदरगाह, सूरत बंदरगाह। ये सारे बंदरगाह कहाँ हैं? गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात पर है, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और फिर उसके बाद रत्नागिरी बंदरगाह, ये 2 बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंतर्गत है। पणजी बंदरगाह, मोर्मुगांव बंदरगाह, ये कहाँ है? गोवा पर है। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में है। कोची और अलपुझा बंदरगाह ये कहाँ पर है? केरल के अंतर्गत है। थुत्थुकुडी, नागापट्टिनम, चेन्नई, ये 3 बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंतर्गत है। एन्नूर, कटुपल्ली और फिर कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम और उसके बाद काकीनाडा, ये 3-4 बंदरगाह हैं, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। विशाखापट्टनम भी बंदरगाह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। पारादीप और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के अंतर्गत है। जो हल्दिया बंदरगाह है ये पर कहाँ है? कोलकाता है, सॉरी कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही है। मेरी न्यूज़ या जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।